जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जो वो टॉपिक्स जो हमारे पार्ट 1 में रह गए थे। रिएक्टिविटी सीरीज, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कोरोजन एंड अलॉयज। तो बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारे वीडियो को देख रहे हो। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 3 पार्ट 2 और कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को इसी पार्ट में। आज बच्चों हम आपके लिए एक शायरी लेके आए हैं, उसी शायरी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बड़ी मोटिवेशनल शायरी है, सुनिएगा बच्चों ध्यान से। मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। चलिए स्टूडेंट, इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ अपने चैप्टर को करते हैं स्टार्ट और लेके चलते हैं इसको एंड की तरफ। आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से। पार्ट 2। आज हमें पहले बच्चों इसमें डिस्कस करनी है इस चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज। किसको डिस्कस करना है? रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपने स्टूडेंट्स इसका पार्ट 1 ना देखा हो तो पहले आप उसको वॉच करें, फिर पार्ट 2 पे आएँ, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ आएगा। ठीक है बच्चों, इसमें हमें डिस्कस करनी है रिएक्टिविटी सीरीज। तो क्या होता है बच्चों, एक बार लिखवा देते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, उसको ही मैं बोलता जाऊंगा। कासी पोटेशियम के लिए, नाथ सोडियम के लिए, का कैल्शियम के लिए, माली मैग्नीशियम के लिए। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ कासी नाथ का माली, आलू ज़रा फीका पका है। आलू से एल्यूमिनियम, ज़रा से जिंक, फीका से आयरन, पका से लेड, है से हाइड्रोजन। कौन है आप? कौन से कॉपर, है से मरकरी, आप से ए से एजी सिल्वर, ए से ऑरेट गोल्ड एंड पी से प्लेटिनम। आप इनको याद रखिए स्टूडेंट्स। यहाँ क्या होता है कि जैसे ही हम इसमें नीचे नीचे जाएंगे, नीचे जाने पे क्या होगा स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। ये जो रहे ये मोस्ट रिएक्टिव रहे, मोस्ट रिएक्टिव। वैसे मोस्ट रिएक्टिव तो एक ही है, दैट इज पोटेशियम। लीस्ट रिएक्टिव रहा ये, लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव आप इसको नोट करिए। देखिए बच्चे, काशीनाथ का माली, माली के बाद आलू ज़रा फीका पका है। कौन है आप? इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करती है। लीस्ट रिएक्टिव है प्लेटिनम, मोस्ट रिएक्टिव है पोटेशियम। आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर अपन इसमें आगे चलते हैं। यस, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए इसको रब कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमको डिस्कस करना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल। अगर आप लोगों ने नोट ना कर पाया हो तो यूट्यूब पे एक पॉज का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करें और फिर नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों अगला टॉपिक डिस्कस करना है जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। क्या है स्टूडेंट्स? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल्स। रिएक्शन ऑफ metals with non metals।
इनमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इनमें होगा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगी, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगी। आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होती है स्टूडेंट्स, लिखवा लेते हैं। ट्रांसफर, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर हम आपको इसका बढ़िया से एक स्ट्रक्चर के थ्रू बताएंगे, सोडियम क्लोराइड के थ्रू आपको बता देंगे कैसा बनता है। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफर होते हैं, शेयर नहीं हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बच्चों बहुत स्ट्रांग होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इसके, कंडक्टिविटी होती है। अभी आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिखवाएंगे इसके आयनिक बॉन्ड के, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको इसमें थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि कैसे ये बॉन्ड फॉर्म होता है एक एग्जाम्पल के थ्रू। आपने स्टूडेंट इसको नोट कर लिया होगा, ये हेडिंग यही रहेगी, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की। आपको सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मेटल में हम ले रहे हैं सोडियम और नॉन मेटल में हम ले रहे हैं क्लोरीन। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्या होगा, ये जो सोडियम है इसके अगर अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इधर लिख लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2k शेल में, L शेल में 11 एंड 1 इन M शेल, ये होगा। क्लोरीन का लिखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 स्टूडेंट्स, तो इसका हो जाएगा 2k शेल में इलेक्ट्रॉन, 8 L शेल में इलेक्ट्रॉन, M शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए इसके 7, तो ये इसका हो गया। अब इसको अगर अपन देखें स्टूडेंट्स तो इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि ये अपना फिल करे ऑक्टेट, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। और जो सोडियम है उसको, उस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा की वजह से इसको एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर देगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट फिल कर लेगा अपना, और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा देखना स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, सोडियम जो है वो सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्लोरीन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन माइनस आयन, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा एनायन में, और ये जो है बच्चों ये है कैटायन। चलिए इससे बनाते हैं अपन कि कैसे दोनों का एक स्ट्रक्चर बनेगा। देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, जो सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ऐसे डॉट से दिखा देते, डॉट से इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्लोरीन जो है वो अपने बढ़िया 7 इलेक्ट्रॉन पर 2 2 4 2 6 और 1 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये हो जाएगा अपना जो कंपाउंड निकल के आएगा वो हो जाएगा Na + क्लोरीन 2 4 6 एंड 8, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स क्लोरीन। क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ क्लोरीन की तरफ, है ना, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र हुआ, देखिए यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, यहाँ पे उसने उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये डोनेट हो गया, ये डोनर हो गया,
ये एक्सेप्टर हो गया और इनके बीच फॉर्म हो गया बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। और ये कंपाउंड बन गया सोडियम क्लोराइड, जो कि हम हमारे घर पे एज अ कॉमन सॉल्ट इसको यूज़ करते हैं। क्या बन गया स्टूडेंट्स? सोडियम क्लोराइड। अच्छा, यहाँ आके ये हो गया 288 और यहाँ सोडियम आके हो गया 2,8। ये हो गया स्टूडेंट्स। नोट करिए स्टूडेंट इसको, फिर और आगे चलते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, अभी रब नहीं कर रहे हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया होगा, अब इसको कर देते हैं रब। तो चलते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड है तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, जल्दी से डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर अपन देखें बच्चों इनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे देखें तो अच्छा ये होते हैं सॉलिड, सॉलिड, हार्ड, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आप इतना ही नोट कीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ आपको, इनका होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कैसे होते हैं? हाई होते हैं, हाई बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ हाई एनर्जी, हाई एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड, टू ब्रेक बॉन्ड। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इन दो प्रॉपर्टी को नोट करिए स्टूडेंट। फिजिकल स्टेट में हमने देखी प्रॉपर्टी, तो हमने देखा कि यहाँ पे सॉलिड है, हार्ड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच। और फिर हमने देखा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का केस, तो उसमें देखा हमने कि क्या देखा कि यहाँ पे हाई है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ हाई एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड। दोनों को नोट करिए स्टूडेंट्स आप, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने स्टूडेंट्स नोट कर ली होंगी दोनों प्रॉपर्टी, इनको रब करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, है ना। दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड हमने डिस्कस कर ली स्टूडेंट्स फिजिकल स्टेट वाली, जिसमें सॉलिड स्टेट है। तीसरी प्रॉपर्टी पे स्टूडेंट्स चलते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है अपनी सॉल्युबिलिटी एंड कंडक्शन से रिलेटेड। सॉल्युबिलिटी, व्हाट अबाउट देयर सॉल्युबिलिटी? soluble in water, soluble in water but insoluble in पेट्रोल, केरोसिन। कि बच्चों ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। दूसरी है कंडक्शन से रिलेटेड, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in molten state, not in solid state। देखिए बच्चों, ये जो मेटल्स होते हैं, ये आयनिक बॉन्ड होती हैं, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन
मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट बच्चों लिक्विड स्टेट होती है जो मेल्ट करने पे आती है। तो मोल्टन स्टेट में तो ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि मोल्टन स्टेट में ये लिक्विड फॉर्म में होंगी, और लिक्विड फॉर्म में होंगी तो यहाँ पे स्पेस होगा आयन की मूव करने के लिए। मोल्टन स्टेट में क्या होता है? स्पेस टू मूव आयंस। यहाँ पे क्या होता है? स्पेस टू मूव आयंस होता है, लेकिन सॉलिड में स्पेस टू मूव आयंस नहीं होता। तो मोल्टन स्टेट में स्टूडेंट्स लिख देते हैं स्पेस टू मूव आयंस, स्पेस टू मूव आयंस। पर ये चीज़ किस में नहीं होती स्टूडेंट्स? स्पेस टू मूव आयंस ये होती है इसमें मोल्टन स्टेट में, बट ये सॉलिड स्टेट में ये स्पेस टू मूव आयंस नहीं होता है स्टूडेंट। इसीलिए जो सॉलिड है स्टेट में जो होते हैं आयनिक बॉन्ड यानी NaCl या MgCl2 वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आयन मूव नहीं कर पाते हैं। और मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयन्स उसमें मूव कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड, अगर मान लीजिए बच्चों ये जो चौक है ये सॉलिड है, अगर इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है तो इसमें आयन्स मूव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। लेकिन अगर हम वही एक टैंक लें जिसमें मोल्टन स्टेट पानी से भरा हुआ है, मोल्टन स्टेट से भरा हुआ, अगर उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो आयन्स आराम से मूव कर जाएंगे, स्पेस है उनके पास मूव करने के लिए, तो वो कंडक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और सॉल्यूबल बच्चों ये वाटर में सॉल्यूबल है, बट ये किस में सॉल्यूबल नहीं है? केरोसिन और पेट्रोल वगैरह में सॉल्यूबल नहीं है। आप इतना नोट कीजिए, फिर आपको और आगे ले चलते हैं इस चैप्टर में। और अब चलते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स की तरफ। न्यू टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि मेटल कहाँ पाए जाते हैं, मेटल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ये है हमारा न्यू टॉपिक। आपने ये तो सुना होगा कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है वो एक सोर्स है एलिमेंट्स का, मेटल्स का ना। तो हमारा न्यू टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स कहाँ पर होती है बच्चों अकरेंस? ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट आप समझते हैं बच्चों, जो सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे क्रस्ट कह रहे होते हैं ना। तो अर्थ क्रस्ट में हमें देखने को मिलते हैं, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड फाउंड नेचुरली in earth are called minerals। मिनरल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो एलिमेंट, वो कंपाउंड जो नेचुरली फाउंड होते हैं अर्थ में, आर कॉल्ड मिनरल्स, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। उन मेटल, उन एलिमेंट, उन कंपाउंड को जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं मिनरल्स। हमने बच्चों इससे पहले पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? हमने इससे पहले ही रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था आयनिक बॉन्ड से पहले। उसमें हमने देखा था कि ऊपर जितने भी मेटल्स थे वो सारे ज़्यादा रिएक्टिव थे। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे वैसे वैसे हमारी रिएक्टिविटी कम हो रही थी, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी। जो बच्चों कम रिएक्टिव होंगे वो अर्थ क्रस्ट में किस तरीके से पाए जाएंगे आप बताइए? जो कम रिएक्टिव हैं, जो किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे पाए जाएंगे? वो आपको फ्री स्टेट में देखने को मिल जाएंगे। और जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो किसी से ना किसी से रिएक्ट होते हुए मिलेंगे, या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे, या फिर वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे, या फिर वो कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो ऑक्सीजन यानी कि मोस्ट ऊपर वाले काशीनाथ का माली, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो चार हैं ये अपनी ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलेंगे। ये ऑक्सीजन के साथ बहुत रेडिली रिएक्ट होते हैं, रैपिडली रिएक्ट होते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे। उनसे नीचे आते हैं तो जो थोड़े से मिडिल वाले होते हैं वो हमें बच्चों सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलेंगे, है ना। और जो सबसे नीचे वाले हैं वो तो हमें फ्री स्टेट में ही मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो ज़्यादातर सल्फाइड्स के फॉर्म में ही मिलते हैं, लीस्ट रिएक्टिव भी। आप इसको नोट कीजिए। फिर आपको हम धीरे धीरे लेके चलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को डिस्कस कर लेते हैं।
अच्छा, जब भी हम मेटल्स को देखते हैं तो वो किसी न किसी इम्प्यूरिटीज़ के साथ ज़रूर मिलते हैं, है ना। तो उस इम्प्यूरिटी को भी हमें हटाना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं, आपकी NCERT बुक में एक चार्ट दिया है, आप उसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसमें बताया है कि जो मेटल्स होते हैं जो कि वेरी हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उनके मोल्टन स्टेट से, तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है, फिर हम उसका रिफाइनिंग करते हैं। फिर जो मेटल्स मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज़ में हैं वो दो तरीके से मिलते हैं, कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स के फॉर्म में। तो कार्बोनेट्स वालों का कैल्सिलेशन होता है और सल्फाइड्स वालों का रोस्टिंग, तो फिर हमें ऑक्साइड मिलती है, उसका रिडक्शन करते हैं तो मेटल मिलता है, फिर उसका रिफाइनिंग करके उसको निकाल लेते हैं। और जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। सल्फाइड से हम उनका वो करते हैं क्या, रोस्टिंग, तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑक्साइड के बाद हम उनसे मेटल ले लेते हैं। तो आप उस चार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा और मैं आपको डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की ओर ले चलता हूँ। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों की कैल्सिनेशन क्या है और रोस्टिंग क्या है। दो प्रोसेसेस को देख लेते हैं। पहले देखते हैं कैल्सिनेशन। हीटिंग ऑफ मेटल्स, हीटिंग ऑफ मेटल्स टू रिमूव, हीटिंग ऑफ मेटल्स लिखें या फिर कंपाउंड मेटल लिख लेते हैं, टू रिमूव वॉलेटाइल्स, जो वॉलेटाइल्स हैं, वॉलेटाइल्स एंड कार्बोनेट्स, to remove volatiles and carbonates in limited oxygen, in limited oxygen from carbonates, volatile and थोड़ा सा डेफिनेशन है यहाँ पर अपन कार्बोनेट्स नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे volatiles and moistures फ्रॉम कार्बोनेट्स। आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। कैल्सिनेशन क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे मेटल्स को, और हीट करेंगे मेटल्स को, जिससे कि क्या होगा कि जो तो आपके मॉइस्चर होंगे, जो वॉलेटाइल होंगे, जो मॉइस्चर होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। लिमिटेड ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की ज़्यादा, लिमिटेड एयर, ऑक्सीजन ना लिख के आप लिखिए बच्चों एयर, लिमिटेड एयर लेंगे, लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में ही करेंगे। लिमिटेड एयर फ्रॉम कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स से ही करेंगे, तो इससे अपना जो है वो क्या निकल आएगा, ऑक्साइड बच जाएगी। अच्छा, इस मेटल ओर, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, मेटल ओर है वो। तो हीट किसको करना है, मेटल ओर को करना है, लिमिटेड एयर में करना है, तो क्या होगा, मॉइस्चर और वॉलेटाइल जो है वो रिमूव हो जाएंगे कार्बोनेट्स से। तो ये होती है स्टूडेंट्स कैल्सिनेशन। अभी आपको बता देते हैं रोस्टिंग, कि रोस्टिंग क्या होती है। रोस्टिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड्स टू ऑक्साइड्स, उसमें भी बच्चों यही होगा। कैल्सिनेशन में भी वो कार्बोनेट से ऑक्साइड में चेंज हुई, सल्फाइड्स वो कार्बोनेट से ऑक्साइड में चेंज हुई, ये सल्फाइड से ऑक्साइड में, सल्फाइड्स टू ऑक्साइड्स when heated in excess of air, इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर हम आपको लेके चलते हैं आगे। क्या है, कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड्स, कन्वर्जन है सल्फाइड्स का ऑक्साइड में, व्हेन हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर। तो क्या होता है हमारा,
ऑक्साइड बन जाती है सल्फाइड से, ये होती है रोस्टिंग। इन दोनों ही प्रोसेस का हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज़ करने वाले हैं। इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा, और चलते हैं आगे। इसका रहने देते हैं। अब देखते हैं जो कि कैसे एक्सट्रैक्शन होगा उन मेटल्स का जो कि लो है इन एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी, मेटल्स वो जो लो है रिएक्टिविटी में, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, वो जो है जो भी मेटल्स रिएक्टिविटी जिनकी कम है वो सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मरकरी जो था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे था, तो हमने मरकरी की सल्फाइड को ले लिया। इसको क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, हीट कर रहे थे, लेकिन इन द एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन की एक्सेस थी। तो क्या करेंगे, एक्सेस जब होगी एयर की तो ऑक्सीजन से होगा रिएक्शन, तो हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देंगे और फिर इसको हीट कर देंगे। तो क्या होगा, 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगी स्टूडेंट्स, और सल्फर ये बन जाएगा 2SO2, ये आ गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये आ गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और ये था मर्क्यूरिक सल्फाइड। यानी कि हमने रोस्टिंग मर्क्यूरिक सल्फाइड, हमने इस रोस्टिंग प्रोसेस से क्या किया स्टूडेंट्स, हमने सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हुई, रोस्टिंग हुई। यहाँ पर लिख भी देते हैं आप लोगों के लिए, रोस्टिंग, यहाँ पर हुई रोस्टिंग। अब इसी ऑक्साइड का स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, रिडक्शन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 2HgO इसका रिडक्शन करेंगे, ऐसा ही हीट की प्रेजेंस में नॉर्मली रिडक्शन करेंगे। तो क्या होगा, 2Hg हमें मर्क्यूरी मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन एज अ गैस हमें ये मिल जाएगी। तो ये मिल गया हमें मरकरी, मिल गया ना स्टूडेंट्स। आप इस पूरे प्रोसेस को नोट कर लीजिए, मरकरी हमें मिल चुका है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट इस प्रोसेस को। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने क्या किया, हमारे पास मरकरिक सल्फाइड थी, हमने उसका इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रोस्टिंग करी, तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई। फिर हमने क्या किया, इसी मरकरिक ऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या हुआ, हमें मरकरी मिल गया। तो ये था कि हम किस तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो उन मेटल्स है जो कि लो रिएक्टिव हैं। कैसे हैं, थोड़े से कम रिएक्टिव हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, है ना। इसमें बस अपन इसी वाले को डिस्कस कर लेते हैं, मरकरी को। अब आगे चलते हैं उन मेटल्स की तरफ जो कि मिडिल में पाए जाते हैं, मेटल्स इन मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब उन मेटल्स को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट जो कि मिडिल में है। मेटल्स इन मिडिल ऑफ सीरीज, कहाँ पे है स्टूडेंट्स, मिडिल ऑफ सीरीज में है। उन मेटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मिडिल का एक कोई मेटल ले लेते हैं, जिंक ले लेते हैं। अब जो मेटल्स मिडिल में है वो कार्बोनेट्स के फॉर्म में ही पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, और वो सल्फाइड्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो एक रिएक्शन हमें सल्फाइड के लिए लिखनी पड़ेगी, सल्फाइड के लिए लिखनी पड़ेगी एक 3 ऑक्सीजन, क्योंकि जो मिडिल में होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों के ही फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे हीट करेंगे तो वही होगा कि 2ZnO जिंक ऑक्साइड बन जाएगी, और हमारा 2 सल्फर डाइऑक्साइड ये बाहर गैसियस फॉर्म में ये बाहर हो जाएगा। ऐसे ही लिखा लेते हैं 2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है इसका आगे हम रिडक्शन करेंगे। अभी ये हुआ, अभी जिंक कार्बोनेट का और देख लेते हैं साथ ही साथ। जिंक कार्बोनेट, इसको तो सिंपली बस हीट ही करना है, इसको कैल्सिनेशन करना है। कैल्सिनेशन में क्या था, लिमिटेड एयर में हीट करना। तो क्या होता है इसमें, वो भी जिंक ऑक्साइड में ही कन्वर्ट कर देगा, और साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा। देखिए अच्छा, यहाँ पे था सल्फाइड, सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में।
यहाँ पे था कार्बोनेट, यहाँ किस में कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड। अब इस ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे हम स्टूडेंट्स कोक की मदद से। कोक क्या होता है? कार्बन, कार्बन होता है कोक। तो जिंक ऑक्साइड लेंगे, उसका कार्बन सॉलिड कोक से रिएक्शन कराएंगे तो रिड्यूस हो जाएगा। जिंक हमें एज अ सॉलिड मेटल मिल जाएगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी एज अ गैसियस। ये हो गया बच्चों जिंक का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स ओर। क्या किया हमने? जिंक सल्फाइड का यहाँ पर रोस्टिंग करी, रोस्टिंग, यहाँ पर किया कैल्सिनेशन। सेकंड स्टेप हमारी थी कैल्सिनेशन की, है ना। इन दोनों स्टेप्स से हमने हमारे जिंक को निकाल लिया। आप बढ़िया से नोट कर लीजिए इन तीनों स्टेप्स को। फिर आपको आगे ले चलते हैं उन मेटल्स की तरफ जो मेटल्स होते हैं सबसे हाई रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, इसका एक और जगह पे यूज़ है वो और आपको दिखा देते हैं कि एक और तरीके से हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने बच्चों देखा होगा रेलवे ट्रैक जो होते हैं, रेलवे ट्रैक कभी कभी पटरियाँ में क्रैक्स आ जाते हैं, तो उन क्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए एक रिएक्शन का यूज़ होता है जिसमें हम आयरन एज अ लिक्विड वो उस रिएक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं, अभी लिखवाएंगे। वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है स्टूडेंट्स। क्या होता है उसमें? बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो रही होती है और वो हीट जो है जो मेटल निकल कर आता है उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देती है, मोल्टन स्टेट में चेंज कर देती है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको वो रिएक्शन बता देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, टू जॉइन रेलवे ट्रैक। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसको थर्मिट रिएक्शन भी कहा जाता है। एक वो रिएक्शन और दिखा देते हैं आपको, वो भी मेटल एट मिडिल वाला ही है, मेटल इन मिडिल वाले में ही आएगी वो रिएक्शन भी। मतलब यही चीज़ है, उसमें भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट ही कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मदद से। उसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, जिसमें क्या होगा कि जो मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक होगा और उसमें हमें मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाएगा। देखिए बच्चों कैसे, Fe2O3 का हमने रिएक्शन करा एल्यूमिनियम के साथ, हमें स्टूडेंट्स मिलता है Al2O3। एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया किसका? आयरन का उसके कंपाउंड से, आयरन का उसके कंपाउंड से, और हमें मिल गया 2 आयरन। ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। कैसा मिलेगा स्टूडेंट्स? लिक्विड फॉर्म में। मैंने बताया आपको ये रिएक्शन कैसी है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही होगी और जो ये हीट निकलेगी वो इस मेटल को मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर देगी। और जो ये रिएक्शन है ये होती है यूज टू जॉइन रेलवे क्रैक्स। रेलवे क्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए इसी रिएक्शन का यूज़ करा जाता है। और इस रिएक्शन को बच्चों हम नेम देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ थर्मिट रिएक्शन। ये आपके पेपर में आ सकती है एज इट इज़ रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, हाउ रेलवे ट्रैक्स आर ज्वाइंट। तो ये रिएक्शन होती है बच्चों। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं मेटल्स इन द मिडिल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये हमने देखिए आयरन को एक मोल्टन स्टेट में एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, हीट निकल रही थी, तो ये कौन सा रिएक्शन था? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक था। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए आप इसको। अब हमारा बच्चों एक ही मेटल्स रह गए हैं, इसको रब कर देते हैं। नोट नहीं किया हो तो यूट्यूब पर पॉज का ऑप्शन है, उसको क्लिक करके आप नोट कर सकते हैं। अब हमारे बच्चों सिर्फ एक ही रह गए हैं मेटल्स एट द टॉप ऑफ सीरीज, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल रह गए हैं, है ना। हाईली रिएक्टिव मेटल ही रह गए हैं, उनका एक्सट्रैक्शन देखना है। मेटल्स एट टॉप ऑफ सीरीज, ऐसे मेटल जो कि टॉप ऑफ सीरीज में हैं। ऐसे कौन कौन से मेटल ले लेते हैं हम बच्चों? एक ऐसा मेटल ले लेते हैं हाई रिएक्टिव होते हैं, तो इसमें हम ले लेते हैं
अच्छा, जो मेटल्स एट टॉप होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उसमें ऑक्सीजन कार्बन कोक का यूज़ कर ही नहीं सकते। हम जैसे कार्बन कोक यूज़ कर रहे थे, अच्छा ये जो होते हैं वो ऑक्साइड फॉर्म्स में मिलते हैं, मेटल जो भी होते हैं वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं। तो हम इनका एक्सट्रैक्शन ना तो कैल्सिनेशन, ना रोस्टिंग, ना रिडक्शन से कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनकी ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन से कराएंगे, मान लीजिए हमने ले लिया Na2O सोडियम ऑक्साइड और उसका रिएक्शन कराया कैल्शियम, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों बच्चों नॉट पॉसिबल है ये रिएक्शन? क्योंकि जो एफिनिटी है इस मेटल की जो एफिनिटी है रिएक्ट करने की, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की, मेटल की एफिनिटी ज़्यादा है। एफिनिटी ऑफ मेटल ग्रेटर देन कार्बन टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। आप इतना नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इनमें कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। आपने इसको नोट कर लिया, अब दिखाते हैं आपको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। जब भी इस मेथड से एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो हम किस मेथड का यूज़ करें कि एक्सट्रैक्ट हो जाए? हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करेंगे, एक तरफ ले लेंगे भाई कैथोड, एक तरफ ले लेंगे एनोड। कैथोड ये हो जाएगा, एनोड ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सॉल्यूशन ले लेंगे इसके अंदर सॉल्ट, मेटल के सॉल्ट का, मान लीजिए NaCl ले लिया। NaCl ले लिया तो ये है हमारा जो नेगेटिव पे है वो है कैथोड, और ये जो पॉजिटिव पे है वो है एनोड, है ना। और ये रहा कैथोड। तो एट कैथोड क्या होगा? एट कैथोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे कौन आएगा? सोडियम प्लस भाई साहब आएंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना लेंगे? सोडियम सॉलिड। एट एनोड क्या होगा? एनोड कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन भाई साहब जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, है ना। और ये 2Cl माइनस आएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे, ऐसा यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं, Cl2 बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगी, एनोड से रिमूव हो जाएगी ये क्लोरीन गैस और 2 इलेक्ट्रॉन, और हमें सोडियम सॉलिड मिल जाएगा। कैसा करा हमने? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज़ किया, एक कैथोड एक एनोड ली, इधर पे जिस भी मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसका सॉल्ट लिया, कैथोड पे देखा नेगेटिवली चार्ज था तो पॉजिटिवली चार्ज Na वहाँ पे गया, सॉल्यूशन टूटेगा जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी Na प्लस Cl माइनस में, तो Na प्लस चला गया कैथोड के पास, इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम सॉलिड यहाँ पे इकट्ठा हो गया, डेपोजिट हो गया। और एनोड पे क्या हुआ? क्लोरीन माइनस आयन गए, तो वो क्लोरीन गैस यहाँ से एयर में चली गई और 2 इलेक्ट्रॉन दे गई। तो इस तरीके से बच्चों ये भी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप, फिर आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कि रिफाइनिंग कैसे करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया स्टूडेंट्स कि मेटल का हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया, लेकिन इस मेटल में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स? इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए इसमें करेंगे हम कौन सी मेथड का यूज़? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। किसका यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज़ करेंगे, जिससे हमें हमारा प्योर मेटल मिल सके। क्या होगा इसका ऑपरेटर्स आपको दिखा देते हैं। जिस भी मेटल को हमें प्योर चाहिए है उसको हम उसी का सॉल्ट ले लेंगे, तो यहाँ ले लेंगे मेटल सॉल्ट। यहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ इकट्ठी हो जाएंगी इस एरिया में इम्प्यूरिटीज़ इकट्ठी हो जाएंगी, है ना। ये जो है ये सॉल्यूशन ही मेटल सॉल्ट का है। इसमें लेंगे हम एक एनोड का थोड़ा मोटा लेंगे, और इसमें क्या होगा? इम्प्योर मेटल रहा होगा। यहाँ पे कैथोड लेंगे जो कि पतली सी लेंगे, ये प्योर मेटल की होगी,
प्योर मेटल, इनको ज्वाइन कर देंगे। ये कैथोड है तो नेगेटिवली चाहिए, एनोड है तो ये पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, एनोड कैथोड। अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा उच्च रिएक्शन। जैसे ही हम इसमें करंट पास करेंगे, करंट पास होगा तो जो सॉल्यूशन भी सोडियम क्लोराइड का है और इसमें जो प्योर सोडियम होगा वो यहाँ से यहाँ मूव करने लगेगा। सोडियम प्लस प्योर यहाँ से यहाँ इस कैथोड की तरफ मूव करने लगेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लेके सोडियम इकट्ठा होने लगेगा। क्या होने लगेगा? सोडियम इकट्ठा। तो यहाँ पे हमें प्योर सोडियम धीरे धीरे करके मिलने लगेगा। क्या? प्योर सोडियम। और यहाँ पे बच्चों जितनी भी इसमें इम्प्यूरिटीज़ होंगी ना बच्चों, जो भी इम्प्यूरिटीज़ इसमें सोडियम के साथ रही होंगी उन्हें हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। कहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे? यहाँ अपने आप ही इकट्ठा हो जाएंगे वो यहाँ पे। इसको हम कहते हैं एनोड मड, इसको कहते हैं एनोड मड, इसको कह देते हैं एनोड मड। और ये अपना हो गया मेटल सॉल्ट। यहाँ पे इम्प्योर मेटल की ली थी एनोड, यहाँ पे कैथोड लिया था प्योर मेटल का। यहाँ से सोडियम आता जाएगा, यहाँ इकट्ठा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर और सोडियम इकट्ठे होते जाएंगे तो हमारे यहाँ पे और प्योर मेटल इकट्ठा होता जाएगा। आप इसको स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। फिर हमारे कुछ ही टॉपिक रह गए हैं बस, कोरोजन लास्ट। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इसको। आपने इसको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इसको रब कर देते हैं। ये थी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अच्छा, मैं आपको इस रिफाइनिंग में हमने किया क्या, मेटल को प्योर तो कर लिया, लेकिन मैं आपको एक डेफिनेशन बताना भूल गया जो कि है गैंग। गैंग क्या होती है? इम्प्यूरिटीज़। उसकी डेफिनेशन बता देते हैं आपको। गैंग इससे पहले बतानी थी बट हमारा वो टॉपिक हो गया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, बाद में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। when ore mined from earth usually found with sand होता है, sand, soil, etc. These are called gang। मतलब जब भी हम ओर को माइन करते हैं ना स्टूडेंट्स अर्थ से, तो जो इम्प्यूरिटीज़ निकलती हैं, इम्प्यूरिटीज़ उसके साथ आती हैं। विथ इम्प्यूरिटीज़ भी लिख लीजिएगा आप, विथ इम्प्यूरिटीज़ सैंड एंड सॉइल। यूजुअली जब हम अर्थ में से निकालते हैं तो यूजुअली फाउंड विथ सैंड सॉइल इम्प्यूरिटीज़। दीज इम्प्यूरिटीज़ आर कॉल्ड गैंग। गैंग क्या है? इम्प्यूरिटीज़। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर लास्ट टॉपिक बचे हैं बस इसके दो, उन दो को डिस्कस कर लेते हैं और इस चैप्टर को करते हैं बच्चों यहीं पे फिनिश। चलिए अच्छा, लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, कोरोजन, और इसके बाद हमारा बचा है अलॉय। दो ही टॉपिक बचे हैं, इसके बाद हमारा होता है फिनिश। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टू टॉपिक, कोरोजन। हमने तो फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, सिल्वर में कोरोजन होती है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। सिल्वर में कोरोजन होती है ब्लैक कलर की, क्योंकि वो सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। क्या बना लेती है? सल्फाइड। कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का कोरोजन करता है। किसकी वजह से? रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वो क्या फॉर्म कर लेता है? कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है। और आयरन पे जो रस्ट चढ़ती है वो होती है ब्राउन कलर की, जब वो कोरोड हो जाता है। ये होता है उसके ऑक्साइड की वजह से,
आयरन ऑक्साइड, क्योंकि उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाती है। ये जो है ये कोरोड फॉर्म है, ये जो है वो रस्ट है, ये इनकी कोरोड फॉर्म है, कोरोड फॉर्म। नोट कीजिए आप इनको स्टूडेंट्स कि सिल्वर जब भी कोरोड होता है तो वो ब्लैक कलर खुद के ऊपर ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो सल्फाइड से रिएक्ट कर जाता है। जब भी कॉपर कोरोड होता है तो वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना। तो वो कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, इसलिए इस पर ग्रीन कलर की कोरोजन आती है। और जो हमारा आयरन है वो तो कोरोड होता ही है, ब्राउन कलर की डस्ट बना लेता है, जंग चला लेता है खुद के ऊपर आयरन ऑक्साइड की वजह से। नोट कर लीजिए इसको स्टूडेंट्स, फिर अपन इसको रब करके आपको थोड़ा सा बता देते हैं कब कोरोजन होगा आयरन का, कब नहीं होगा। आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है स्टूडेंट्स कि कोरोजन होगा आयरन का सिर्फ और सिर्फ जब उसको एयर के प्रेजेंस में रखा जाएगा। आपकी एनसीईआरटी में 3 टेस्ट ट्यूब ली गई हैं, 3 टेस्ट ट्यूब ली गई हैं, तीनों में कॉर्क लगाए गए हैं। एक में जो नेल्स हैं वो इस तरीके से पड़ी हुई हैं, आधी वाटर के अंदर, आधी है, तो ये जो है इन पर रस्ट चढ़ जाती है, रस्टेड है ये। एक और टेस्ट ट्यूब ली है जिसको कॉर्क से पैक कर दिया गया है, जिसमें फुल्ली ये बॉइल्ड वाटर से भरी हुई है। किससे भरी हुई? बॉइल्ड वाटर। यहाँ पे एक ऑयल है, यहाँ ऑयल इसलिए भरा गया है टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ एयर की ना हो एंट्री, इसलिए इसको यहाँ पे ऑयल, ये किसकी लेयर है? ऑयल लेयर है, ऑयल लेयर यहाँ पे दी गई है। अब इसके अंदर ये आयरन नेल्स हैं, तो ये है नॉट रस्टेड। एक और टेस्ट ट्यूब ली गई है जिसमें अभी कॉर्क लगाया गया है, उसमें कोई वाटर नहीं भरा गया, बस उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस क्या लिया गया है? कैल्शियम क्लोराइड लिया गया है, जो कि ड्राइंग एजेंट है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ड्राइंग एजेंट की तरह ये यूज़ हो रहा है। कौन? कैल्शियम को, ये आर है, ड्राइंग एजेंट की तरह ये। तो यहाँ पे जो एयर होगी उसको ये ड्राई कर देगा ना, जितनी भी राय होगी इसको ड्राई कर देगा, तो यहाँ पे भी रस्ट नहीं चढ़ेगी, नॉट रस्ट, क्योंकि वो ड्राई करता जाएगा एयर को, है ना। और यहाँ पे सिर्फ इसमें चढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे एयर में ऑक्सीजन उसको मिलेगा, यहाँ पे एयर भी है और यहाँ पे वाटर भी है। एयर उसको जैसे ही मिलेगी ऑक्सीजन तो ये रस्ट हो जाएगा। रस्टिंग किसकी वजह से हो रही है? ऑक्सीजन की वजह से, तो ऑक्सीजन मिलेगी रस्ट कर जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन मिल नहीं रही क्योंकि ऑयल की लेयर है, तो एयर अंदर आ ही नहीं पा रही है, तो यहाँ पे भी नहीं। यहाँ पे एयर जो है उसको ड्राई कर दिया जा रहा है, किसके द्वारा? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक ड्राइंग एजेंट है, तो यहाँ पे भी रस्टिंग नहीं हो रही है। आप इस एग्जांपल को नोट करिए, इससे अपन को पता चला कि कोरोजन के लिए नीड किसकी है? आयरन नील के किसकी नीड है? ऑक्सीजन की नीड है, ना कि वाटर की नीड है, ना किसी की, सिर्फ और सिर्फ नीड ऑफ ऑक्सीजन है। इससे हमें पता लग गया। अब बच्चों आपको एक चीज़ बताना है कि यहाँ पे होता है कोरोजन फिनिश। क्या होता है कि जो आयरन होता है अगर हम उसको प्योर फॉर्म में यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे? प्योर फॉर्म में सॉरी स्टूडेंट्स, प्योर फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, आराम से हॉट हीट करने पे वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो हम बच्चों आयरन को ऐसा कभी भी देखते, मतलब आयरन कभी भी प्योर फॉर्म में यूज़ होता ही नहीं है, उसके साथ हमेशा कार्बन रहता है 0.05% में, तब जाके ये हमारा आयरन जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये होता है वो आयरन, है ना। ये आयरन होता है, वो कभी भी प्योर नहीं करते हैं यूज़, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, हॉट करने पे ये स्ट्रेच हो जाता है ये आयरन, तो ये कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। आपको एक और बता दें, आपने सुना होगा किसके बारे में? स्टेनलेस स्टील के बारे में। आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, ये रहा निकल, ये रहा क्रोमियम,
जब इन दोनों को आयरन में मिला देते हैं तो ये बन जाता है स्टेनलेस स्टील, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, यहाँ पे ये जो बना ये भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील, ये स्ट्रॉन्ग है ना, और हार्ड भी है और नॉन कोरोसिव है। नॉन कोरोसिव, स्टील में कभी भी जंग नहीं चढ़ती है, नॉन कोरोसिव। तो हम प्रिवेंट करने के लिए कोरोजन को इसका यूज़ कर लेते हैं, है ना, इस चीज़ का। और बच्चों आयरन के कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल सकता है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन ऑफ आयरन किस किस से होगा, इसको अलग से ही लिखवा दिया है मैंने। ये होगा आपका ऑयलिंग से, ऑयलिंग, पेंटिंग, पेंट कर दीजिए उस पर बढ़िया सा, या फिर गैल्वनाइज कर दीजिए। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, उसमें हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गैल्वनाइजेशन में जिंक की लेयर, आयरन पे जिंक की लेयर कोट कर देते हैं, जिंक लेयर चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर, तो जिससे कि वो कोरोड नहीं होता है। या फिर आयरन का स्टील बना देंगे तो भी कोरोड नहीं होगा। आयरन में गैल्वनाइजेशन कर देंगे, जिंक की लेयर आयरन के ऊपर चढ़ा देंगे, मान लीजिए ये नेल है, इस पर जिंक की लेयर लगा दी तो ये कोरोड नहीं होगा। तो गैल्वनाइजेशन, पेंटिंग और ऑयलिंग की जाती है आयरन को प्रिवेंट करने के लिए रस्टिंग से। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है एलॉय। लास्ट टॉपिक है एलॉय। स्टील भी एक अलॉय ही था। अभी एलॉय को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। एलॉय ए होमोजीनियस मिक्सचर, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। क्या होता है स्टूडेंट्स, अलॉय होता है। कई अलॉय, एक होता है ब्रास, ब्रास आपने सुना होगा, जो कि बनता है कॉपर प्लस जिंक के मिक्सचर से। एक होता है ब्रॉन्ज, जो बनता है कॉपर प्लस लेड, लेड के मिक्सचर से। आप इन दोनों को नोट करिए। और आपको अलॉय बताई थी। अलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, किन्हीं भी दो मेटल या दो से ज़्यादा मेटल का या किसी मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनता है। अब आपको बता देते हैं एक गोल्ड वाला एग्जाम्पल। अच्छा, आपने ब्रास और ब्रॉन्ज नोट कर लिए। अच्छा, एक इधर पे थोड़ा सा वो हो गया है, यहाँ लेड नहीं होता है, आप इसको टिन कर लीजिएगा। ये टिन है, अभी याद आया, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। आप इसको टिन सही कर लीजिए, ये टिन है। आपको और एलॉय दिखा देते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको कर देते हैं रब। अभी आपने सुना होगा कि मम्मी गोल्ड लेती हैं, आप लोगों की घर में ज्वेलरी आती है तो कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड है। तो बच्चों वो 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता। 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो ज्वेलरी बनाने के लिए कभी यूज़ हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 22 कैरेट लेते हैं गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड लेते हैं, उसमें 2 पीसेस, 2 पार्ट्स किसके ऐड करते हैं, सिल्वर के या फिर एक और क्या है, एक तो सिल्वर है और एक और क्या यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह पे हम, सिल्वर या फिर कॉपर, सिल्वर या फिर कॉपर का, इन दो में से किसी एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं ना। 24 कैरेट तो कभी मिलता ही नहीं है, इन दोनों को ही मिला 22 कैरेट गोल्ड यूज़ करते हैं हम। 22 कैरेट गोल्ड
और 2 पार्ट्स ऑफ सिल्वर और कॉपर। इस तरीके से होता है, ये भी एक अलॉय ही होता है। आपको बस लास्ट मरकरी के अलॉय और बता देते हैं। मरकरी के जो अलॉय बनेंगे ना स्टूडेंट्स, वो एक ही उससे बनेंगे। मरकरी के जो अलॉय बनेंगे वो बनेंगे मरकरी अलॉय। मरकरी जो अलॉय होते हैं उनको हम कहते हैं अमलगम। अमलगम ही क्यों? क्योंकि उनमें एक तो मरकरी रहना ही है। जैसे हमने लिया मान लो मरकरी सोडियम, तो ये इस अलॉय को हम कहेंगे सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम हो जाएगा ये, सोडियम अमलगम। आप इसको नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा सोडियम अमलगम। चलिए बच्चों, क्लास होती है आज की यहीं पे एंड। क्लास को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको बच्चों ये चैप्टर समझ आया हो, इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हों, अलॉय और जितने भी हमने टॉपिक पढ़ा है आपको क्लास समझ आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल लर्न विद कंसेप्ट को सपोर्ट करें। आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड होते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। मिलेंगे आपसे न्यू लेक्चर में।